रहता है और इसीलिए आज हमने इस खास शो में चुना है गुजरात की एक बेहतरीन सरकारी केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी जीएनएफसी को। जी हां, कंपनी की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कार्यक्रम में शामिल होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार आपका परिचय तो करवा दिया जाए कि जीएनएफसी है क्या, क्या करती है और अब तक का इतिहास इस कंपनी का कैसा रहा है। आइए देखते हैं। जीएनएफसी यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड साल 1976 में भरूच में बनी यह कंपनी गुजरात सरकार और जीएसएफसी की जॉइंट वेंचर है और अब गुजरात के किसानों के बीच जाना माना नाम भी है। जीएनएफसी ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम साल 1982 में शुरू किया, जब वर्ल्ड क्लास सिंगल स्ट्रीम अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स को बनाया गया। अपने 42 साल के सफर में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन पर्यावरण को लेकर भी काफी सजग रही है। आज जीएनएफसी को सिर्फ एक फर्टिलाइजर कंपनी कहना गलत होगा। जीएनएफसी ने केमिकल, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी मजबूत पकड़ बनाई है। साथ ही एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कारोबार भी आज पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। किसानों की खुशहाली के लिए जीएनएफसी लगातार पहल करती है। सही बीजों के चुनाव, फर्टिलाइजर के उचित इस्तेमाल और खेती के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों पर कंपनी खास तौर पर ध्यान देती है। साथ ही जीएनएफसी किसानों को मिट्टी की जांच करने वाली लेबोरेटरी की सेवा किसानों को मुफ्त में देती है। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में किसानों को फर्टिलाइजर भी मुहैया कराती है, एजुकेशनल कैंप लगाती है और फर्टिलाइजर कैंपेन के तहत गांवों को, जिलों को गोद भी लेती है। जीएनएफसी अपने कर्मचारियों का भी खास ख्याल रखती है। कर्मचारियों के लिए जीएनएफसी ने नर्मदा नगर के नाम से एक टाउनशिप भी बसाई है, जिसमें टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ओपन एयर थिएटर के साथ साथ 32 बेड वाला आधुनिक हॉस्पिटल भी है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल और साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स कॉलेज भी है। जीएनएफसी की आय का 65% हिस्सा केमिकल कारोबार से, जबकि 35% हिस्सा फर्टिलाइजर बिजनेस से आता है। किसानों के साथ साथ जीएनएफसी ने अपने निवेशकों को भी मालामाल किया है। पिछले एक साल में जीएनएफसी का शेयर 55% चढ़ा है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो निवेशकों का पैसा 7 गुना हो गया है। नतीजों की बात करें तो पिछले कारोबारी साल में कंपनी का मुनाफा 50% बढ़ा है। मैनेजमेंट से आज समझेंगे कि ग्रोथ को कायम रखने के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं। 5 साल में शेयर का दाम 7 गुना होना, और वो भी एक किसी सरकारी कंपनी में, ये वाकई में तभी हो सकता है जब वो कंपनी बेहद मजबूत हो। तो जीएनएफसी का परिचय आपने देखा, किस तरह से हिंदुस्तान के दूर दराज गांवों में खुशहाली लाने का कारोबार ये कंपनी कर रही है और साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी पैसे बना रही है। लेकिन इनके एमडी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो है राजीव गुप्ता साहब। उनका भी परिचय मैं आपको दे दूं कि वो आईएएस ऑफिसर हैं और कानून के काफी जानकार है, खासतौर से वाटर और इंटरनेशनल लॉ के वो बड़े जानकार हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि आपको अंदाजा है कि आप कितने साल से जीएनएफसी में हैं? नमस्कार। देखिए, वर्ष गिनने की जगह अगर हम काम को देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा उचित होगा। लेकिन गुप्ता साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सरकारी अधिकारी हूं, सरकार मुझे जो भी काम देती है। नहीं, ये सवाल मेरे पूछने के पीछे एक खास मकसद है। जब मैं आपका परिचय पढ़ रहा था तो इस परिचय में मुझे लिख के आया 2 मई 2013 से आप एमडी हैं और आज भी 2 मई है, तो एग्जैक्ट आपने एक पहली पंचवर्षीय योजना पूरी कर ली है कंपनी में। तो आज आपको इस कंपनी में 5 साल पूरे हो गए, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता था। वो आपका काम है जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बताइए सर। मैं जानता हूं, लेकिन थैंक यू। हाँ, तो देखिए, जो काम है, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी तो 4000 करोड़ का डेट था इस कंपनी में और 2500 करोड़ का एक प्लांट, जो हमारा दहेज का प्लांट है, टीडीआई का प्लांट, वो बंद पड़ा हुआ था। और इसके चलते लगभग 1.5 करोड़ रुपया रोज की हमारी ब्याज की, मतलब इंटरेस्ट की लायबिलिटी होती थी। कंपनी चलाएं, प्रोडक्शन करें या ना करें। तो इसके चलते पहले ही वर्ष के अंदर हम लोगों ने 452 करोड़ का पहला ऐतिहासिक नुकसान किया, जो जीएनएफसी कंपनी के इतिहास के अंदर पहला नुकसान था। तो ये एक बैकग्राउंड है और उसके साथ में लगभग 600 करोड़ की ईपीसीजी के ऑब्लिगेशंस थे। तो कुल मिला के लगभग 7000 करोड़ की लायबिलिटी थी जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी। और उस लेवल से आज हम आज के स्तर पर पहुंचे हैं जब ये कंपनी लॉन्ग टर्म डेट फ्री हमने कर दी है और 4000 करोड़ का डेट हमने खत्म कर दिया है। साथ में हमने पहली बार
और मैं समझता हूं गुजरात के पब्लिक सेक्टर के इतिहास में तो पहली बार हुआ है, भारत में भी ये एक उदाहरण के रूप में है कि हमने प्रीपेमेंट ऑफ डेट किया है। लगभग 550 करोड़ रुपए का डेट हमने पिछले वर्ष में प्रीपेमेंट किया है, जो 2019 और 20 में हमें करना था। तो कहने का मतलब ये है कि कैश फ्लो बढ़े हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है, ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन बढ़ा है सारे प्लांट्स का, और ये सारा पूरा जो ग्रोथ हुआ है ये 452 करोड़ के नुकसान से लेकर और 1162 करोड़ का जो पीबीटी हमने इस बार किया है, ये पूरा सफर ये इस समय काल के दरमियान हुआ है। तो अच्छा एक सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है और इस काम को मैंने पूरा किया, इस बार का मुझे गौरव है और मुझे सेटिस्फैक्शन भी है। भारत सरकार में और गुजरात सरकार में इस कंपनी का पूरा सपोर्ट है और भारत सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर भी इस कंपनी का नोटिस हुआ है और काफी उनके लेवल पे भी इसको सपोर्ट मिला है। जी गुप्ता साहब, आज आपसे बातचीत करने के पीछे मेरा खास मकसद ये है कि कंपनी की आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये मैं जानना समझना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले हफ्ते ही जी बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च करके हमने ये बताया था कि किस तरह से टीडीआई के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे आपकी कंपनी को फायदा होगा। आप ही अंदाजा दें सर, कितने दाम बढ़े हैं और कितना फायदा आपको इस साल ये बढ़े हुए दामों से आपकी कंपनी को होगा? देखिए, मैं बार बार मीडिया में ये बात स्पष्ट कर चुका हूं और आज भी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूं कि ये कंपनी का मूल्यांकन सिर्फ टीडीआई के ऊपर आप न करें। हम पिछली बात करें, जब आपने पुराने वर्ष की बात करी तो 2013 की जब हमने बात करी तो 4000 करोड़ का डेट था, 7000 करोड़ की लायबिलिटीज थी। 2014-15 की जो बैलेंस शीट के अंदर 452 करोड़ का हमने नुकसान किया और उसके बाद 2015-16 में 226 करोड़ का हमने नेट प्रॉफिट किया। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम नॉन टीडीआई जो सेक्टर है और नॉन टीडीआई जो परफॉर्मेंस है उसको हम बढ़ाएं। तो हमने 90% परफॉर्मेंस नॉन टीडीआई की बढ़ाई और उसकी वजह से वो 226 करोड़ का मुनाफा हुआ। और साथ में ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2014-15 के वर्ष में, जो 2015-16 का वर्ष था, उस वर्ष में नॉन टीडीआई का जो प्राइस रियलाइजेशन है वो 26% कम हुआ। मतलब टीडीआई के प्राइसेस कम हुए तो भी जीएनएफसी का रिवाइवल हुआ। तो टीडीआई जो है वो जीएनएफसी के रिवाइवल का कोई कारण नहीं है। हमने पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस किया और जो नॉन टीडीआई सेक्टर का प्रॉफिट है उसको बढ़ाया। इसी तरह से इस वर्ष का भी जो 1162 करोड़ का मुनाफा हुआ है उसको सिर्फ टीडीआई के साथ जोड़ना उचित नहीं है। टीडीआई के हमारा नॉन टीडीआई बिजनेस भी हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया है, उसका एक्सपोर्ट। मैं एक सेकंड, मैं आपके प्रश्न मैं आ रहा हूं। आप टीडीआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं इसलिए। तो टीडीआई, नॉन टीडीआई में इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टेक्निकल ग्रेड यूरिया, इन सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इन सभी का प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर भी बहुत अच्छा रहा है। अब टीडीआई के प्राइसेस की भी बात करिए तो टीडीआई के प्राइसेस, जो आज के प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, वो सिर्फ एक वर्ष से हैं। और जीएनएफसी ने पहले 226 करोड़ का मुनाफा किया, उसके बाद 521 करोड़ का मुनाफा किया और आज की तारीख में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 790 करोड़ का हमने किया। तो आप लोग एनालिस्ट के रूप मेरी बात समझे नहीं, आप मेरा मिस कर रहे हैं इस कंपनी का मूल्यांकन। देखिए, 5 साल में आपका शेयर 700% बढ़ा है। अगर आज मैं एक नया इन्वेस्टर हूं और मुझे आपकी कंपनी पसंद है पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, तो और उसमें पैसा लगाना चाहता हूं, तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये समझना चाहता हूं कि आगे कंपनी की और ज्यादा प्रॉफिट आए उसके लिए ट्रिगर क्या होंगे? क्योंकि इमीडिएट ट्रिगर एक हमें ये नजर आया कि टीडीआई के दाम बढ़ने से आपकी कंपनी को फायदा होता है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं उससे कहीं ज्यादा ट्रिगर है तो वो बताइए। जी देखिए, कहीं ज्यादा ट्रिगर में आज की तारीख में फॉर्मिक एसिड के प्राइसेस हैं, वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट प्राइसेस हैं। एसिटिक एसिड के प्राइसेस हैं, वो भी लगभग हाईएस्ट एवर की रेंज के अंदर हैं। इथाइल एसीटेट के जो प्राइसेस हैं, आज से 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले के जो प्राइसेस थे उनसे 30 से 40% प्राइसेस बढ़ गए हैं। टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो हम सिर्फ भारत के अंदर अकेले बनाते हैं, हम ही बनाते हैं और हम ही मार्केट करते हैं, लगभग 1 लाख टन, तो वो और कोई कंपनी नहीं करती है। अब बात आई आगे के जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है उसको बढ़ाने की बात। तो हम लोगों ने, हमारे बोर्ड के अंदर ये निर्णय हुआ और मुझे ऑथराइज किया गया है कि जो नोन एरियाज हैं, नोन एरियाज में जहां हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फॉर्मिक एसिड में हम बहुत स्ट्रांग है, हम अकेले एकमात्र प्रोड्यूसर हैं इस वक्त देश के अंदर। एसिटिक एसिड के अंदर 1 मिलियन टन के देश के अंदर मांग है और उसमें लगभग 1.5 लाख टन
हम सिर्फ जेएनएफसी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम करते हैं, तो उसमें इन दोनों एरियाज के अंदर कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहिए। सीएनए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारा बहुत स्ट्रांग एरिया है, उसके अंदर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा अमोनिया के प्रोडक्शन को भी हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सब एरियाज के अंदर हमने एक्सपेंशन के प्लान्स बनाए हैं और जो शीघ्र हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। साथ में टीडीआई का जो हमारा प्लांट है वो प्लांट 120% पे हम कंटिन्यूअसली लगातार निरंतर रूप से चला सकें, इसकी भी हमने योजना बनाई है और 1 वर्ष के अंदर उसको भी हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में 160-65 टन जो हमारा दहेज का प्लांट है और यहां का प्लांट लगभग 200-250 टन हम टीडीआई रोज बनाते हैं, तो वो 250 टन हम बनाने की क्षमता अर्जित कर सकें, इसका 1 वर्ष का हमने प्लान बनाया है। तो इन सभी बातों से इस कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ सके, इसका पूरा आयोजन किया गया है और इसकी दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा गुप्ता साहब, एक चीज बताइए, जो बड़े मुश्किल नाम आपने बताए वो केमिकल्स के, मेरे लिए तो याद करना मुश्किल काम है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब केमिकल्स के दाम जो इतने ऊंचे स्तरों पर चल रहे हैं, इसके पीछे वजह यह कि चीन में बड़ी पाबंदियां लग गई केमिकल के प्रोडक्शन पर, ये एक बड़ा कारण है। अगर ये पाबंदियां हट जाएं तो फिर क्या होगा? एक वो रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि मॉनसून लगातार तीसरे साल अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। अगर मॉनसून कमजोर रहा तो इन दोनों फैक्टर्स को कैसे देखना चाहिए आपकी कंपनी के लिहाज से, ये बताइए। देखिए, मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगा। मॉनसून अच्छा रहेगा खराब रहेगा ये मैं और आप डिसाइड नहीं करते हैं। इस बारे में जो आधिकारिक सूचना होती है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा होती है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है देश के अंदर मॉनसून अच्छा रहेगा। तो जहां तक ये जून के बाद मॉनसून का सवाल है, वो इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है, वैज्ञानिक संस्था, उसने ये तय कर दिया है। अब वो उनके डिक्लेरेशन के बाद भी क्या रहता है तो वो भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये हर साल इनका प्रेडिक्शन ठीक निकलता है और मॉनसून ठीक आने वाला है। फर्टिलाइजर का जहां तक सवाल है तो फर्टिलाइजर में भी हमने अपना सेल बढ़ाया है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। फर्टिलाइजर के अंदर हम उतना मुनाफा अर्जित इसलिए नहीं कर पाए कि हमने कुछ भारत सरकार की जो सब्सिडी के एडजस्टमेंट थे लगभग 100 करोड़ के, वो अपने मुनाफे में से काट कर और वो सब्सिडी के एडजस्टमेंट किए, तो अल्टीमेटली हमने फर्टिलाइजर में भी ऑपरेशनल हमारा प्रॉफिट था। तो आने वाले वर्ष में फर्टिलाइजर के अंदर भी अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। यूरिया का प्रोडक्शन भी हम बढ़ाने वाले हैं। पिछले वर्ष में 6,36,000 टन जो यूरिया का प्रोडक्शन हमने किया, वो छोटी मोटी हमारे प्लांट के अंदर टेक्निकल इश्यूज थे, वो इस वर्ष 7 लाख टन के ऊपर हम यूरिया लेके जाने वाले हैं, ये निश्चित है। अमोनिया का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की बात जो हमने करी, वो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर 150 टन अमोनिया भी हम बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर बढ़ेगा। अब बात आई जो चीन की है, तो देखिए चीन के बारे में बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, लेकिन नॉर्मली ये माना जा रहा है कि चीन के अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं वो 2019-20 के पहले में नॉर्मल नहीं होंगी। लेकिन साथ में जो बात मिस हो रही है वो ये है कि डिमांड भी बढ़ रही है। जो दूसरे सेक्टर्स में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है और दूसरी कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। सिर्फ चीन के प्रोडक्शन कम होने के और इंपोर्ट कम होने के कारण ये नहीं है। अच्छा, टीडीआई में जब बात करिए तो टीडीआई के अंदर ऑलरेडी हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू है, जो भारत सरकार ने हमारी इंजरी की प्ली को माने रखकर 5 वर्ष के लिए, उसमें चीन भी है, कोरिया भी है, जापान भी है। तो वो एक चीज ऐसा है, एक आवरण है, और जो सही आवरण है और जो लीगल आवरण है वो भी दिया गया है टीडीआई के अंदर। तो वो प्राइस डिफरेंस तो हमेशा रहने वाला है और उसके चलते डोमेस्टिक डिमांड जो है, आप ये देखिए कि 32% की डोमेस्टिक डिमांड आज से 2-3 साल पहले हम कवर करते थे टीडीआई के अंदर। आज हम 65% से ऊपर का मार्केट हमने डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर कर लिया है। एक्सपोर्ट फुटप्रिंट है, देखिए नए एरियाज खुल रहे हैं, ये भी मिस किया जा रहा है। पहले अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट नहीं होता था, इतनी डिमांड नहीं थी। आज अफ्रीका के 40 देशों को जीएनएफसी एक्सपोर्ट कर रही है, टीडीआई और दूसरे प्रोडक्ट्स। इथाइल एसीटेट भी कर रही है, फॉर्मिक एसिडेट भी कर रही है, फॉर्मिक एसिड भी कर रही है। लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर 11 देशों में हम टीडीआई एक्सपोर्ट करते हैं। एक जमाने में हम 6 देशों को एक्सपोर्ट करते थे। मुश्किल से एवरेज एक्सपोर्ट आप लीजिए तो 15 साल का एवरेज
एक्सपोर्ट था 32 करोड़ रुपए का। आज जीएनएफसी कंपनी लगभग 650 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे जो चेंज इन स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, जो डिमांड के नए नए जो एरियाज खोल रहे हैं, उनको सर्विस करते हुए सिर्फ चीन में प्रोडक्शन कम हुआ और वो खुल जाएगा और बढ़ जाएगा, उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेस गिर जाएंगे, ये मूल्यांकन थोड़ा बदलने की जरूरत है। एक होलिस्टिक पिक्चर को अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसलिए गुप्ता साहब मैंने आपसे ये सवाल पूछा ताकि लोगों की जो आम धारणा है उसे बदला जा सके। और एक चीज मैं बताऊं कि कौन कहता है कि सरकारी कंपनियों को नहीं सुधारा जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। एक दमदार आईएएस ऑफिसर हो तो क्या नहीं कर सकता, जो आपने पिछले 5 सालों में किया है, काबिले तारीफ है। और आज आपके चूंकि 5 साल पूरे हो रहे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने ऑफिस में आज इसकी पार्टी जरूर करें, ट्रीट करें, क्योंकि 5 सालों में आपकी कंपनी ने काफी तरक्की की है, 700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया है, तो वो भी खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। तो ये थे जीएनएफसी के टॉप मैनेजमेंट राजीव कुमार गुप्ता साहब।